एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्स्टेंस माइंड में। आज ये सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर 5वां वीडियो है। तो इसके पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के 4 वीडियो में हम लोगों ने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय, वहाँ के महत्वपूर्ण स्थल, उनके खोज एवं उत्खनन और वहाँ से मिली प्रमुख वस्तुएं। तो आज एक तरह से हम लोग वहाँ की नगरीय व्यवस्था को देखेंगे। तो आइए आज का वीडियो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वहाँ सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें एवं नालियाँ कैसी थी उसको देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों का निर्माण अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से था। सड़कों की ग्रिड प्रणाली विद्यमान थी, अर्थात ग्रिड प्रणाली का कहने का अर्थ है कि सभी सड़कें सीधी होती थी और एक दूसरे को आके कहीं ना कहीं समकोण पर काटती थी। ये होती है ग्रिड प्रणाली। सड़कें सीधी रेखा में एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। एक मुख्य सड़क नगर के बीच से उत्तर से दक्षिण तथा एक पूर्व से पश्चिम जाती थी, जिनकी चौड़ाई 3 मीटर की होती थी। परंतु मोहनजोदड़ो में 10 मीटर चौड़ी एक सड़क मिली है, इसे राजपथ की संज्ञा दी गई है। दोनों मुख्य सड़कें एक दूसरे को नगर के मध्य में समकोण पर काटती थी। अन्य गलियां और सड़कें भी मुख्य सड़कों पर खुलती थी। सड़कों और गलियों के किनारे मकान बने होते थे। मकानों का मुख्य द्वार सड़क के विपरीत दिशा में खुलता था, अर्थात सड़क पर नहीं खुलता था, सड़क के विपरीत दिशा में खुलता था। अपवाद स्वरूप लोथल में ऐसे मकान मिले हैं जहां का निकास द्वार सड़कों की ओर खुलता था। लोथल अपवाद है। सड़कें मुख्यतः कच्ची थी, परंतु मोहनजोदड़ो में पक्की सड़क होने के साक्ष्य मिले हैं। राजमार्ग उसी को कहा गया है। सड़क एवं गलियों के किनारे पर गंदे जल निकासी के लिए पक्की नालियों के साक्ष्य मिले हैं जो ढकी होती थी। प्रत्येक मकान की नाली गली के मुख्य नाली से तथा प्रत्येक मुख्य नाली एक बड़ी नाली से जुड़ी होती थी। सभी नालियां अंत में एक बड़े नाले में जाकर मिलती थी। तो इनकी देखिए जो नगरीय व्यवस्था थी वो कितनी आधुनिक थी। अगर आज के समय से आप इनकी तुलना करें तो इनके जो सड़क थे समकोण पे काटते थे, सभी बिल्कुल सीधी होती थी। सड़क के किनारे पक्की नालियां होती थी जल निकासी के लिए, और वे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक नाले में जाकर मिलती थी। तो नाली और सड़क के बाद आइए हम लोग बात करते हैं उनके भवन पर। तो सड़कों तथा नालियों की तरह भवन भी सुनियोजित होते थे। एक पॉइंट, मकान कच्चे तथा पक्के दोनों प्रकार की ईंटों से निर्मित होते थे। आवश्यकता अनुसार एवं क्षमता के अनुसार मकान 2 मंजिले भी होते थे। इनमें सीढ़ियाँ भी बनी होती थी, मतलब वहाँ पे 2 मंजिले मकान भी कहीं कहीं मिले हैं और सीढ़ियाँ भी बनी होती थी। लगभग प्रत्येक घर में जल आपूर्ति के लिए कुआं होता था। रसोई के अलावा स्नान घर, शौचालय भी बने होते थे। आंगन कच्ची ईंटों का बना होता था, परंतु कालीबंगा में पक्की ईंटों से बने होने के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो में स्नानागार एवं शौचालय एक साथ बने मिले हैं जो वर्तमान प्रणाली के अनुरूप हैं। मकान मुख्यतः आयताकार होते थे। रिसाव रोधी बनाने के लिए ईंटों पर जिप्सम का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, मकान भी बहुत सुनियोजित आधुनिक ढंग से बने होते थे, जैसा आज के समय में हमारे यहाँ बने होते हैं। उसके बाद ये पॉइंट देख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता से मातृ देवी पशुपति तथा वृषभ की पूजा के साक्ष्य मिले हैं। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर इस सभ्यता में वृक्ष पूजा, नाग पूजा, जल पूजा, लिंग पूजा तथा अग्नि पूजा के बारे में भी अनुमान लगाया जा सकता है। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो कृषि थी उसके बारे में देख लीजिए। इस सभ्यता का विकास जलोढ़ मृदा क्षेत्र में हुआ है। कृषि को महत्व दिया जाता था। मुख्यतः 9 फसलों का ज्ञान था सिंधुवासियों को। गेहूं, जौ, कपास, तरबूज, खरबूजा, मटर, राई, सरसों तथा तिल, इतनी मुख्य 9 फसलें थी जिनका साक्ष्य मिला है। उसके बाद इनका पशुपालन देखिए। पशुपालन इस सभ्यता के लोगों को गाय, भैंस, बैल, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, बाघ, बारहसिंगा, ऊंट इत्यादि के बारे में जानकारी मिलती है। गाय, ऊंट, घोड़ा इन जानवरों को मोहर पर अंकन नहीं किया गया है, परंतु अस्थियां इनकी मिली हैं। शेर की कोई जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन देखिए बाघ की जानकारी मिलती है, शेर की जानकारी नहीं मिलती है। उसके बाद लोहे की जानकारी नहीं थी, यहाँ पे थोड़ा एडिट कर लीजिएगा, लोहे की जानकारी नहीं थी। सभ्यता का मुख्य आर्थिक आधार व्यापार एवं वाणिज्य था। मिस्र की ममी का मॉडल गुजरात से प्राप्त हुआ है, जो मिस्र की प्रमुख विशेषता थी। आयातित वस्तुएं जो हैं वो बहुमूल्य पत्थर, सोना, चांदी, तांबा, फिरोज तथा सीसा हुआ करती थी। इसके बाद कुछ बची हुई चीज़ों पर चर्चा कर लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति भी कहते हैं। तो अपनी समकालीन सभ्यताओं के विपरीत सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से पक्की ईंटों के घर, पक्की सड़कों का निर्माण, सुनियोजित जल निकास प्रणाली, सुनियोजित नगर व्यवस्था इत्यादि के प्रमाण मिले हैं। इस प्रकार नगरीय विशेषताओं को धारण करने के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता को भारतीय इतिहास के प्रथम नगरीकरण के रूप में जाना जाता है। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे व टीन को मिलाकर कांसे से बने उपकरण बड़े पैमाने पर मिले हैं। यही
से भारत में कांसे का प्रचलन शुरू हुआ, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। उसके बाद आइए लास्ट टॉपिक हम लोगों का है सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर, इसका पतन। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो इतनी विकसित सभ्यता थी, इतने अच्छे लोग वहाँ पे थे, तो उनका पतन कैसे हुआ, इसके बारे में कुछ बिंदु मिले हैं, आइए उन पर चर्चा करते हैं। तो चौड़ी सड़कें तंग गलियों में परिवर्तित हो गई, घरों के नियोजन की व्यवस्था अव्यवस्थित होने लगी, जल निकासी की व्यवस्था में भी गिरावट आई, बड़े आंगन की जगह आंगन में पतली दीवारें आ गई जो कि संपत्ति बंटवारे को दर्शाती हैं। इन बातों से स्पष्ट होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीय स्वरूप में ह्रास आने लगा और नगरीय स्वरूप ग्रामीण स्वरूप में परिवर्तित होने लगा। तो कुछ ये प्रमुख कारण हो सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लिए, और कुछ विद्वानों का मत है, आइए उनको देखते हैं। तो पतन के संबंध में विद्वानों के मत, तो सभी इतिहासकारों और विद्वानों का अपना अलग अलग मत है, तो आइए देखते हैं। कुछ लोग मानते हैं आदियों का आक्रमण सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख कारण बना। इसके मानने वाले मार्टिमर व्हीलर, अर्नेस्ट मैके, जॉन मार्शल हैं। बाढ़ कुछ लोग मानते हैं जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके, SR राव। मलेरिया, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर कंकालों में मलेरिया के साक्ष्य मिले हैं, और मलेरिया जैसी बीमारी का इलाज आज के 30 साल पहले खोजा गया है, तो हो सकता है कि मलेरिया भी एक बड़ा कारण रहा हो सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के लिए। जलवायु परिवर्तन मानते हैं RL स्टाइन और अमलानंद घोष जी। जनसंख्या वृद्धि भी एक कारण हो सकती है, ये TH लैम्ब्रिक जी का कहना है। भूकंप, जॉर्ज डेल्स ने कहा है। प्रशासनिक लापरवाही, जॉन मार्शल के अनुसार प्रशासनिक लापरवाही भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक कारण हो सकती है। और अमलानंद घोष का भी एक बड़ा अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है, नदी मार्ग में परिवर्तन। तो ऐसे कुछ बिंदु निकल के आए हैं जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के कारण बने। तो भाई इतिहासकार भी एक मत नहीं है, विद्वान भी एक मत नहीं है, तो हम इन सभी तथ्यों को मिलाकर समझ सकते हैं कि ऐसे ही कुछ कारण रहे होंगे जिनके कारण सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ। तो हम लोग अपने सिंधु घाटी सभ्यता को आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज हम लोगों की सिंधु घाटी सभ्यता पूरा हुआ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक साथ देने के लिए। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर।